नमस्ते बच्चों। सारिका किताब में आगे हमें पढ़ना है उदय प्रकाश की कविता उजाला। कविता की ओर जाने से पहले कवि के बारे में जानना आवश्यक है। आइए देखेंगे उदय प्रकाश जी के बारे में। उनका जन्म 1952 में मध्य प्रदेश के शाहडोल व अनूपपुर जिले के गांव सीतापुर में हुआ था। तो उनका जन्म मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले के सीतापुर गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा जो है सागर विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है सागर विश्वविद्यालय से और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। और उनका कार्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और इसके मणिपुर केंद्र में लगभग 4 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया था उन्होंने। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश भोपाल में लगभग 2 वर्ष विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी। इसी दौरान पूर्वाग्रह का सहायक संपादन भी किया। 9 वर्षों तक टाइम्स ऑफ इंडिया के समाचार पाक्षिक दिनमान के संपादकीय विभाग में नौकरी। बीच में 1 वर्ष टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन के स्कूल ऑफ सोशल जर्नलिज्म में अध्यापन। लगभग 2 वर्ष पीटीआई टेलीविजन और 1 वर्ष इंडिपेंडेंट टेलीविजन में विचार और कथा प्रमुख। कुछ समय संडे मेल में वरिष्ठ सहायक संपादक रहे। इन दिनों स्वतंत्र लेखन तथा फिल्म और मीडिया के लिए लेखन। देखिए वो तो अध्यापन का कार्य किया और मैगजीन का एडिटर भी बन गए और संडे मेल में वरिष्ठ सहायक संपादक भी रहे। वो एक कुशल पत्रकार है। फिर वो स्वतंत्र लेखन भी किए और फिल्म और मीडिया के लिए भी उन्होंने लेखन लिखे हैं। उनकी कृतियों की देखिए, सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, नई सदी के लिए चयन, 50 कविताएं। ये उनके जो कविता संग्रह है। दरियाई घोड़ा, रिच और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, मोहनदास, अरेबा परेबा, मैंगो सिल आदि उनके कहानी संग्रह है। ईश्वर की आंख, अपनी उनकी बात और नई सदी का पंचतंत्र उनके निबंध और आलोचनात्मक ग्रंथ है। अन्य भाषाओं में भी उन्होंने पुस्तकें लिखी है। शॉर्ट स्टोरीज, लॉन्ग शॉर्ट्स, रेंज लवली एंड रोमांस, A Girl with Golden Parasol, awarded Pen Grant USA 2005, English, Golden Mantle, German। ये सब अन्य भाषाओं में उनकी रचनाएं हैं। जर्मन में भी है और अंग्रेजी में भी है। उन्हें पेन ग्रांट यूएसए अवार्ड भी मिला था ए गर्ल विथ गोल्डन पैरासोल के लिए। पीली छतरी वाली लड़की उर्दू में भी लिखी है। पिच आणि इधर कथा, अरोबा परेबा मराठी में और मोहनदास कन्नड़ में प्रकाशित है। पंजाबी, उड़िया, अंग्रेजी में भी तुरंत प्रकाशन योग्य बन गए हैं और मलयालम में भी इसका अनुवाद उपलब्ध है आजकल। देखिए इतने महान प्रतिभा के धनी हैं उदय प्रकाश जी। उनका जन्म तो सीतापुर जिले में हुआ था और शाहडोल जिले के सीतापुर गांव में हुआ था मध्य प्रदेश में। सागर विश्वविद्यालय और नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और वे अध्यापन का कार्य किया। समाचार और पाक्षिक पत्रों में संपादन का कार्य किया, पटकथा लेखन किया और स्वतंत्र लेखक थे। फिल्म और मीडिया के लिए लेखन लिखे और उनकी जो कविता संग्रहों का नाम, कहानी संग्रहों का नाम और निबंध और आलोचनात्मक ग्रंथों का नाम भी इसमें दिया हुआ है।
अन्य भाषाओं में भी उन्होंने रचनाएं की हैं और उनकी रचनाएं विभिन्न भाषाओं में अनुदित होकर प्रकाशित हुए हैं, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। आइए देखेंगे कविता उजाला। अनुवाद के बारे में भी बताना मैं भूल गई। देखिए, लाल खास पर नीले खोड़े, मिखाइल शास्त्री के नाटक का अनुवाद और रूपांतर। उन्होंने जो अनुवाद किया है अन्य रचनाओं का, उनके बारे में बताया है। कला अनुभव, प्रोफेसर हरियाणा की सौंदर्य शास्त्री पुस्तक का अनुवाद है ये। इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, बीबीसी संवाददाता मार्क टली सतीश जैकब की किताब का हिंदी अनुवाद। रोमियो रोलो का भारत, आंशिक अनुवाद और संपादन। उनके प्राप्त पुरस्कारों का नाम आगे बताया जा रहा है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ओम प्रकाश साहित्य सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, मुक्तिबोध पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली रामकृष्ण जयदयाल सद्भावना सम्मान, हल सम्मान, कथाक्रम सम्मान, पुष्किन सम्मान, द्विजदेव सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। सारे के सारे पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। उजाला के बारे में देखिए, प्रस्तुत कविता उजाला में कवि बचाने के अभियान में शामिल होते हैं। हमें कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए, उसके बारे में वो बता रहे हैं। इस कविता में एक नायाब सुझाव उनका हमारे सामने आता है। वो एक सुझाव हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, हमें चेतावनी देता है। हालांकि प्रतीकात्मक आशय ही हम इसका ग्रहण करेंगे, लेकिन जो बिंब यहाँ लाया गया है वो इतना मौलिक और उद्भावना संपन्न है कि उस पर विचार किया जाना जरूरी लगता है। इसका अर्थ हम सिंबॉलिक वे से लिया जा सकता है। प्रतीकात्मक कविता है, इसमें उन्होंने जिन जिन बिंबों को हमारे सामने पेश किया है वो एक नवीन उद्भावनाओं को समेटने लायक ही है। उदय प्रकाश यहाँ स्वयं के साथ व्यक्ति की होने वाली संतति की चिंता और सुरक्षा की बात करते हैं। हमारे समाज में व्यक्ति किस हद तक सुरक्षित है इस पर वो विचार करते हैं। एक बच्चा के नन्हे से जान का जन्म इस पृथ्वी पर हो जाएंगे तो वो किस हद तक यहाँ पर सुरक्षित है इस पर वो बात कर रहे हैं। और अपना सत्य उसे सौंप दो ही वो बताते हैं। स्वत्व, उन्हें अपने स्वत्व को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी में जिनका जन्म हो गया है, जन्म हो चुका है, हमारे जो भौतिक वातावरण एकदम बदल गया है। इसी हिसाब से हमें अपने स्वत्व को बचा के रखना आवश्यक है। आने वाले भविष्य में हमें वही करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, यही कवि बताना चाहते हैं। आइए देखेंगे कविता उजाला। बचा लो अपनी नौकरी, अपनी रोटी, अपनी छत, ये कपड़े हैं तेज अंधड़ में, कर न जाए कबूतर, दबोच लो इन्हें। कवि आने वाले कल में हमें क्या करना चाहिए इस पर चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि आज का जो जमाना है वो एकदम अलग किस्म का जमाना है। औपनिवेशिक संस्कृति और उपभोक्तावादी संस्कृति और भूमंडलीकृत वातावरण में हम जी रहे हैं। और इस वातावरण में जो है अभी भी कहीं भी हम सुरक्षित नहीं है। इस पर भी सोच रहे हैं और हमें आगाह कर रहे हैं। आने वाले कल में हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा, हमारे स्वत्व भी हमसे छीना जाएगा। तो इसलिए तुम यदि बचा सके तो अपनी नौकरी को बचा लो, अपनी रोटी को बचा लो, अपने छत को बचा लो, यानी कि अपने घर परिवार को बचा लो। अपने जो कपड़े हैं ये तेज अंधड़ में यदि कोई भयानक तूफान आ जाए तो वो कबूतर के समान उड़ जाएगा, तो उसे उड़ने न दो, उसे दबोच के रख लो। यहाँ पर
कवि अपने बेसिक नीड्स के बारे में बता रहे हैं। मानव की जो बेसिक नीड है, खाना, कपड़ा और घर, इन तीनों को हमें बचा के रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल में क्या होगा हमें पता नहीं। हमें सब कुछ यूं ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए यदि मानव से वो बता रहे हैं तो बचा सकते तो अपनी रोटी को बचा लो, अपने घर परिवार को बचा लो, अपने कपड़े को बचा लो, अपनी नौकरी को बचा लो, क्योंकि इस युग में जो है सब कुछ हमारे हाथों से छीना जाएगा, दूसरे के हाथों में लग जाएगा। कुछ भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। इसलिए तुम यदि बचा सके तो अपनी रोटी, अपने घर परिवार और अपने कपड़े को बचा लो, नहीं तो ये सब कबूतर के समान उड़ जाएगा। इन सभी को तुम्हें दबोच कर अपने सीने से लगा के रखना चाहिए, सुरक्षित करके रखना चाहिए। आगे कवि बता रहे हैं कि इस कप को थामो, सारी नसों की ताकत भर की, हिलने लगे चाय हमारे भीतर की असुरक्षित आत्मा की तरह। हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी आज असुरक्षित है। हमारी अंदर की इस असुरक्षित आत्मा को उन्होंने एक चाय भरे हुए कप से तुलना की है। कवि बता रहे हैं तुम्हारे हाथ में जो चाय भरा हुआ कप है उसे अपनी पूरी ताकत के साथ पकड़ लेना चाहिए, ताकि उनके अंदर जो चाय है वो बाहर हिल न जाए, बाहर वो बिखर न जाए। यहाँ पर चाय भरा हुआ कप ऐसे एक बिंब हमें दिया हुआ है। वो जो है हमारे अंदर की असुरक्षित आत्मा है। हमारे अंदर में जो आत्मा है वो असुरक्षित है, लेकिन उस आत्मा को हमें बाहर दिखाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार कप में जो भरी हुई चाय है वो बाहर नहीं आना चाहिए, उसे हमें थाम रखना चाहिए। उसी प्रकार हमारे अंदर की आत्मा को सुरक्षित करके रखना चाहिए। मलयालम में एक प्रयोग है, चाय को पहले कुड़ंगाट। ये चाय वाला जो कप है उसी के समान है। तो कवि इसमें यही बताना चाहते हैं कि एक प्रकार के जो अदृश्य शक्ति जो है हमारे हाथों से सब कुछ छीनने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो शायद हमारे समाज होगा, हमारे जो स्थितियां होंगे, हम जिस संस्कृति में चल रहे हैं वो होंगे, उसके माध्यम से जो कुछ भी हमने अभी तक अपने रूप में जमा के रखा है वो सब हमसे लघु होकर जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने इस अपनत्व को, इस स्वत्व को बचा के रखना चाहिए, ही वो बता रहे हैं। आगे की पंक्तियां देखिए, बचा सके तो बचा लो, बच्चे का दूध और रोटी के लिए आटा और अपना जेब खर्च कुछ किताबें। इस विकल्प परिस्थिति में यदि तुम बचा सकते तो ये बचा लो, तुम्हारे अपने बच्चे के लिए एक वक्त का रोटी और उनके लिए दूध, और तुम अपने जेब से खर्च करके जो खरीदे गए कुछ किताबें होंगे उन किताबों को तुम बचा के रख लो। कवि यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे हाथों में जो कुछ है उसे तुम्हें बचा के रखना चाहिए। तुम्हारे अंत तक जो ज्ञान तूने किताबों से हासिल किया है वो तुम्हारे साथ देगा। इसलिए विज्ञान देने वाली किताबों को सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों के लिए दूध और रोटी को बचा के रखना चाहिए, ताकि ये बच्चा जो है अगली पीढ़ी है, आने वाला कल है। तो इस आने वाले कल को कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सिखाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है।
ये ज्ञान हमें दिन प्रतिदिन मिलता रहता है किताबों के हिसाब से। ये आदत, पढ़ने के आदत को कभी मत छोड़ना। किताबों को अपने सीने से लगा के रखना, ज्ञान को बटोरने का प्रयास करना, यही अंत तक हमारा साथ दोगे, यही कवि बता रहे हैं। हजारों अपमानों के सामने दिन भर की तुम्हारी चुप्पी, जब रात में चीखे तो जाओ वापस स्त्री की कोख में, फिर बच्चा बनकर दोबारा जन्म न लेने का संकल्प लेते हुए। तो इस विकल परिस्थिति में हम जी रहे हैं, यहाँ पर कोई भी कहीं भी कभी भी सुरक्षित नहीं है। इस उत्तराधुनिक जमाने में जो है, हमें हर कहीं भी हर तरह के अपमानों को सहना पड़ेगा। हम उसके खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोलते, हमेशा चुप्पी ओढ़ लेते हैं। इस प्रकार हमारे अंदर दबोचे गए जो अनुभूतियां एक रात को जब जाग कर एक चीख के रूप में बाहर आ जाए तो उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक साबित होगा। यदि तुम सुरक्षित होकर रहना चाहते तो इस प्रकार अनीति के खिलाफ आवाज उठाने वाले जो हैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। कवि यहाँ पर लिखने की जो स्वतंत्रता पर सारा व्यंग्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो है कविगण यानी कि लेखक स्वतंत्रता के साथ कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन आजकल उसमें भी पाबंदी है। यदि किसी राजनीतिक दल के खिलाफ वो बोलेंगे तो उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप कर देते हैं। तो सामाजिक अन्याय के खिलाफ यदि कोई आवाज उठाने आएंगे तो वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। वे सुरक्षित रहना चाहते तो वापस अपने माँ की कोख में जाना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी में ऐसी एक जगह है जहां पर सब सुरक्षित है, वो माँ की कोख ही है। उस कोख में जाकर फिर दोबारा इस दुनिया में जन्म न लेने का संकल्प लेना चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये दुनिया इतना खराब है कि यहाँ कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। कोई भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आप माँ के कोख में मात्र ही सुरक्षित है। भीतर से टूटकर चूर चूर सहलाओ बेटे का गर्म माथा, उसकी आंच में आने वाली कोंबलों की गंध है, उसकी नींद में आने वाले दिनों का उजाला है। जब कभी माँ भीतर से चूर चूर कर टुकड़े टुकड़े हो जाते समय वो अपने नन्हे से प्यारे से बेटे का मुंह देख लेता तो सारे के सारे जो दर्द दूर हो जाता है। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ जब कोई लड़ने लगता है तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चुप रहना पड़ेगा। यदि तुम सुरक्षित रहना चाहते तो माँ की कोख में जाके सुरक्षित रहो, दोबारा इस दुनिया में जन्म न लेने का संकल्प लेते हुए। इस प्रकार जो माँ जो है, व्यक्ति जो है, समाज जो है टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा। अभी जो आने वाले भविष्य पर सभी लोगों की नजर पड़ जाते हैं। ये बच्चे लोग जो हैं आने वाली पीढ़ी है, हम हमारा सब कुछ आने वाले पीढ़ी को देना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसी आशा रहती है कि आने वाली पीढ़ी समाज के इस अन्याय को, इस क्रूरता को, इस अत्याचार को मिटा देगा। और इसके माध्यम से कवि आगे बता रहे हैं, उसकी आंच में आने वाली कोंबलों की गंध है, क्योंकि बच्चे जो हैं आने वाली जो कोंबलों के गंध को समेटा हुआ है। आने वाली पीढ़ी को, बच्चे को कवि ने यहाँ पर एक कोंबल से तुलना की है। कोंबल जो है उसमें कोई गंध नहीं होता, जब वो विकसित होता है उससे
गंध सब कहीं फैल जाता है। इसलिए कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि एक छोटे से नन्हे से बच्चा जो है कुंबले के समान है। जब वो बड़े हो जाते हैं वो अपनी अच्छाई का गंध सब कहीं फैलाते हैं। इसलिए हमारे समाज का जो अस्तित्व जो है आने वाली पीढ़ी के हाथों में है, ये कवि बता रहे हैं। उसकी नींद में आने वाले दिनों का उजाला है। कवि बता रहे हैं जो बच्चे जो सो जाते हैं उनकी नींद में एक स्वप्न आ जाता है, एक शुभ अवसर की प्रतीक्षा हो जाती है। उसी प्रकार कवि यहाँ पर जो है आने वाली पीढ़ी को देख के उन्हें ऐसा लगता है कि इस नन्हे से बच्चे के नींद में जो है आने वाले दिनों का उजाला भरा हुआ है। यानी कि ये बच्चे जो हैं, ये नई पीढ़ी जो है आने वाले कल को रोशन बनाएंगे, रोशनदान बनाएंगे। अच्छे युग की प्रतीक्षा कवि कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरह से सब सुरक्षित हो, सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, सभी सब कहीं अपने को महफूज रखें या कहीं भी वो जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखें। ऐसे करके प्रतीक्षा करते हुए कवि कह रहे हैं कि नन्हे से छोटे से बच्चे जो हैं कोंबलों के समान हैं। ये जब फूलते फलते विकसित हो जाएंगे उसका गंध चारों तरफ फैल जाते हैं। उनके माध्यम से एक नए युग का आह्वान होगा। वो युग जो है सब तरह से प्रकाशमान होगा, उज्जवल भविष्य आने वाले कल में आ जाएगा। यही कवि बताना चाहते हैं। कवि के मन में एक प्रतीक्षा है आने वाले कल को लेकर, आने वाली पीढ़ी पर। यहाँ पर कवि यही बताना चाहते हैं। ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में और एक कविता के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।